गुड आफ्टरनून बच्चों। आज की क्लास आरंभ करते हैं। आपको जैसे याद होगा कि कल जो है लास्ट में हम लोगों ने जो है इंटरफेरेंस प्रोड्यूस बाय नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस फिल्म डिस्कस करना स्टार्ट किया था और आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। और इसके पहले आपने डिस्कस किया था एक थिन फिल्म के बारे में जिसकी थिकनेस यूनिफॉर्म थी थ्रू आउट, और ये एक एग्जांपल होगा जिसमें भी थिन फिल्म है पर उसकी थिकनेस यूनिफॉर्म नहीं है, लीनियरली इसकी थिकनेस राइज कर रही है। क्योंकि हम अब दो एग्जांपल आपसे डिस्कस करेंगे जिसमें नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस के फिल्म के बारे में, लेकिन इसमें जो है जो थिकनेस होगी, जो अभी पहला एग्जांपल है, वो लीनियरली इसकी थिकनेस जो है इंक्रीज कर रही होगी। ठीक है। सो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि स्लाइड में मैं आपको दिखा रहा हूँ एक वेज शेप्ड फिल्म, और ये वेज शेप्ड फिल्म कैसे बनाया जाता है ये कल भी डिस्कस किया गया था। मैं आज एक बार आपके लिए रिपीट कर देता हूँ कि अगर मान लीजिए आप दो ग्लास प्लेट लें, जस्ट लाइक स्लाइड आपने देखा होगा बायोलॉजी के लैब में जो है स्लाइड लेकर वो सेक्शन करके उसके अंदर दो स्लाइड्स के बीच में रखते हैं, वैसा ही स्लाइड आमतौर पे ग्लास स्लाइड की लेंथ जो है 5 to 6 सेंटीमीटर की होती है, और जो उसकी विड्थ होती है करीब 1 to 1.5 सेंटीमीटर जैसी होती है। वैसी कोई आप स्लाइड अगर ले लें और दो ऐसी स्लाइड्स के बीच में एक तरफ एक पेपर इंसर्ट कर दें, एक फाइन पेपर जिसकी थिकनेस कोई ज़्यादा ना हो, एक पेपर इंसर्ट कर दें, और दूसरे सिरे को अगर आप क्लैंप कर दें, कस दें, जैसा कि इस फिगर में ऊपर वाली फिगर में दिखाया गया हुआ है, उस तरीके से अगर उसको कस दें तो इन दो ग्लास प्लेट के बीच में एक एयर फिल्म ट्रैप्ड हो जाएगी, उसके बीच में एक एयर फिल्म आ जाएगी। इसलिए आ जाएगी कि एक तरफ ने पेपर लगा रखा हुआ है, और ये इस एयर फिल्म की जो थिकनेस होगी वो थिकनेस काफी कम होगी पर लीनियरली इंक्रीजिंग होगी। जहां पर आपने क्लैम्प कर रखा ऑब्वियसली वहां पर एयर फिल्म की थिकनेस जीरो होगी। जैसे जैसे आप ग्लास प्लेट के एक सिरे से दूसरे सिरे तरफ बढ़ेंगे तो थिकनेस इंक्रीज करती चली जाएगी। तो ये जो थिकनेस की इंक्रीज कर रही है, ये अगर आप गौर करेंगे तो ये जो थिकनेस में इंक्रीज है ये लीनियरली इंक्रीज कर रही है। अगर इस एयर फिल्म का एक क्रॉस सेक्शन ले लें तो ट्रायंगुलर होगा, एलएस जिसे कहते हैं, है ना। वर्टिकल कट करें तो ट्रायंगुलर जैसा होगा, वैसा ही आपको इसके अंदर नजर भी आ रहा होगा जो फिगर दिखाई जा रही है। फिगर में आप देख रहे होंगे कि येलो कलर से जो कलर किया हुआ है रीजन एक्चुअली एयर फिल्म का रीजन है। ठीक है। सो चूंकि 3 डायमेंशनल एयर फिल्म होगी तो इसको हम वेज शेप्ड कहते हैं। ये जो शेप है जिसका क्रॉस सेक्शनल ट्रायंगुलर है, राइट एंगल ट्रायंगल जिसे कह देना चाहिए आधे से, तो इस शेप को हम कहते हैं वेज शेप। ठीक है। तो फिलहाल अब हम डिस्कस करेंगे वेज शेप्ड फिल्म के बारे में। वेज शेप्ड एयर फिल्म का एक इनलार्ज विजन नीचे के फिगर में दिखाया गया हुआ है कि एक अपर ग्लास प्लेट है जिसका एक जो बॉटम है वो है AB, और एक लोअर ग्लास प्लेट है जिसका टॉप है CD। तो इस AB और CD के बीच में जो एयर ट्रैप्ड है उसको हम एयर फिल्म बोलेंगे, और ये एक बेस के ऊपर रखा हुआ है। तो आइंदा से हमारे एक्सपेरिमेंट में हम ये क्लैंप वगैरह नजर नहीं आएगा या पीस ऑफ पेपर नजर नहीं आएगा, आपको सिर्फ दो ग्लास प्लेट नजर आएगी। एक्चुअल अरेंजमेंट कैसे करते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। तो फिगर आगे जो हम डिस्कस करेंगे वो बॉटम में जो फिगर बनाई गई है इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है। सो ये जो वेज शेप्ड एयर फिल्म है इसके साथ इंटरफेरेंस हो सकता है कि नहीं हो सकता है। सबसे पहले तो ये असर्टेन करना जरूरी होता है कि क्या इंटरफेरेंस की घटना किसी ऐसे एयर फिल्म के साथ हो सकती है जिसकी थिकनेस नॉन यूनिफॉर्म हो, लीनियरली इंक्रीजिंग हो, तो क्या इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हो सकता है। क्योंकि इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होने की अपनी कंडीशंस हैं, आपको पढ़ाया जा चुका है कई बार। तो क्या ये कंडीशन को फुलफिल करता है। सो वो जो अभी मैंने लास्ट फिगर में आपको दिखाया था, एक येलो कलर से कलर किया हुआ एयर फिल्म दिखाया था ट्रायंगुलर, इसी का एक इनलार्ज विजन आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है इस स्लाइड में। सो जरा सा पहले पहचानिए कौन से क्या है। ये जो CB है ये आप जान ही रहे हैं कि ये ग्लास प्लेट का बॉटम है और अपर ग्लास प्लेट का बॉटम है, और ये जो CD है ये क्या है, लोअर ग्लास प्लेट का टॉप है। यानी इसके नीचे ग्लास प्लेट है जिसके अंदर दिखाया नहीं गया हुआ है, और ये ऊपर जो है CB। ठीक है।
इसके अंदर एयर फिल्म है और एयर फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने फिलहाल n कह रखा है, बाद में इस n की वैल्यू को हम 1 कर देंगे, फिलहाल n कह रखा है कि n, क्योंकि कई बार ये होता है कि ये एक्सपेरिमेंट बजाय एयर फिल्म के वाटर के साथ भी किया जाता है, 2 ग्लास प्लेट के बीच में कोई लिक्विड इंसर्ट करके एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो फिलहाल एक जनरल एक्सप्रेशन निकालने के लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n माना है। और ऊपर क्या है, ग्लास है, नीचे भी ग्लास, यानी बी के ऊपर ग्लास है, डी के नीचे भी ग्लास है, बीच में ये एयर फिल्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है। खैर आप जानते हैं कि एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको 1 लेना चाहिए, आगे हम इसको फिर 1 कर लेंगे। लेकिन ये जनरल डिस्कशन है, जनरल एक्सप्रेशन डिराइव करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो अपर सरफेस है उसमें मान लीजिए कि ग्लास के थ्रू होता हुआ, ग्लास यहाँ नजर नहीं आ रही है, ग्लास के थ्रू होता हुआ एक लाइट रे MO इंसिडेंट हो रही है। MO देख रहे होंगे आप, एक थिक लाइन दिखाई गई है रेड कलर से, इसका एरो है, ये दिखाने के लिए कि ये इंसिडेंट रे है और ये इंसिडेंट हो रही है एट एन एंगल आई एंगल की इंसिडेंट हो रही है। ऑब्वियसली ये दो पोर्शन में, ये जो नॉर्मल ड्रॉ है ब्लू कलर का डॉटेड, नॉर्मल के अकॉर्डिंग, नॉर्मल जो है CB के सरफेस पर नॉर्मल है ना, क्योंकि तो कई सारे नॉर्मल अलग अलग सरफेस पे, तो ये जो नॉर्मल की बात कर रहा हूँ ये CB सरफेस पे नॉर्मल है। सो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होगा तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, जो ग्लास से एयर की तरफ आ रही थी और फिर यहीं से रिफ्लेक्ट हो गई, ON, ये भी एंगल आई ही बनाएगी, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट है। इतना तो आपको पहले से पता है। फिर एक इसी का एक पोर्शन होगा जो कि एयर के अंदर रिफ्रैक्ट हो जाएगा एट एन एंगल R। तो इस एंगल R को पहचान लीजिए। तो यानी कि 3 एंगल की हम बात कर रहे हैं, एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस I, एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज R, और थीटा इज द एंगल बिटवीन 2 सरफेस, यानी 2 सरफेस, कौन सी सरफेस, ग्लास सरफेस, CB एंड CD। ऑल्दो दिस थीटा इज क्वाइट स्मॉल, बहुत ही छोटा होता है। आप समझ चुके होंगे कि चूंकि हम इधर की ओर एक पेपर इंसर्ट करते हैं तो पेपर की थिकनेस होती ही कितनी है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की तरफ आप एंगल आप निकालेंगे तो एंगल काफी स्मॉल होगा। किसी वक्त पर अगर आपकी कोई दिक्कत हो कुछ समझने में तो आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं। मैं चैट बॉक्स को मैंने ओपन किया हुआ है ताकि मैं आपको देख सकूं कि आपके कुछ क्वेरीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है अल्टीमेटली फिर पॉइंट P पर पहुंचेगी। पॉइंट P पे भी एक नॉर्मल ड्रा है। ये पॉइंट P पे जो नॉर्मल ड्रा है वो किस सरफेस पे है, वो CD पर है ना। जो पॉइंट O पे नॉर्मल ड्रा था वो CB पे था, और जो पॉइंट P पर है वो किस पर, CD पर है। चलिए देख रहे हैं कि नॉर्मल का डायरेक्शन चेंज हो गया है, पैरेलल नहीं, दोनों नॉर्मल। ये जो नॉर्मल है, इस नॉर्मल पे जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनाएगा इंसिडेंट रे है ना, ये वाला इंसिडेंट रे ब्लू कलर से जिसे ड्रॉ किया गया है, ये जो एंगल बनाएगा दैट एंगल विल बी R प्लस थीटा। R नहीं, R क्यों नहीं, क्योंकि CB एंड CD they are not parallel, they are not parallel to each other, they are inclined on each other। इसलिए ये जो एंगल होगा ये R नहीं होगा, ये R प्लस थीटा होगा। क्वेश्चन आता है कैसे R प्लस थीटा कैसे हो जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप ट्राइंगल देखिए रहे है ना, यहाँ से CP करके ये ट्राइंगल जैसा बन रहा है, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री आप अप्लाई करेंगे तो ये एंगल आप निकाल सकते हैं। मैं डेरिवेशन पार्ट में नहीं जा रहा हूँ, 2 वजहों से। डेरिवेशन पार्ट ऑब्वियसली बोर्ड पर सॉल्व करके ज्यादा बेटर से तरीके से बताया जा सकता है। मैं आपको फाइनल रिजल्ट डिस्कस कर रहा हूँ, और बुक्स में इसका डेरिवेशन दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री का आप स्टूडेंट रहे हैं तो ये एंगल वगैरह निकालना कोई आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं। नाउ दिस R प्लस थीटा, ये R प्लस थीटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे आप देखिएगा, इसलिए इसको समझिए कि R प्लस आ गया, तो यहाँ पर ये एंगल आ गया R प्लस थीटा, यानी इस सरफेस के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो R प्लस थीटा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी R प्लस थीटा होगा। ये ब्लू कलर सी ये PQ रे जा रही है इसके लिए। एक PS भी होगी जो ट्रांसमिट होगी। वेस्ट शेप फिल्म में हम ट्रांसमिटेड रे में इंटरेस्टेड नहीं, हम केवल रिफ्लेक्टेड रे में इंटरेस्टेड हैं। मोइन यू आर राइट, किसी का माइक ऑन है, शायद ऋतु का माइक ऑन है। ऋतु बेटा आपको ध्यान देना चाहिए, ऋतु पांडे। ओके, आगे बढ़ते हैं आफ्टर दिस स्मॉल इंटरप्शन। सो ये जो रे PQ जा रही है, ये PQ रे यहाँ पर पहुंचने के बाद फिर 2 पार्ट में बढ़ जाएगी। आप एक देख रहे होंगे कि एक हिस्सा जो है इसका QT
इंटरनली ही, अंदर ही वो रिफ्लेक्ट हो गया। अब मैं अब यहाँ पे एंगल के डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। और एक पोर्शन जो है QR, ये ट्रांसमिट हो गया, ऊपर ट्रांसमिट हो गया, CB के सरफेस को क्रॉस करके ट्रांसमिट हो गया। ठीक है, ये जो QR है और ये जो ON है, पहले जो रिफ्लेक्ट हुआ था, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही होंगे, इसलिए यहाँ पर एंगल अभी भी आई है। करेक्ट। सो नाउ देयर आर टू रेज। ऐसा नहीं कि दो ही रेज होंगे, दो से ज्यादा रेज होंगे। आप देख रहे हैं कि फिगर में दो रेज दिखाने में ही काफी फिगर का एक अच्छा खासा पोर्शन कवर हो गया। तो हम फिलहाल दो रेज से ही काम चला रहे हैं, आगे चल के इसमें और भी रेज होंगी, मतलब मल्टीपल रेज होंगी बल्कि। तो हमारे डिस्कशन के लिए दो रेज भी पर्याप्त है, तो हम दो रेज से बात करते हैं। तो एक रिफ्लेक्टेड रे है ON और एक रिफ्लेक्टेड रे है QR। ठीक है, ये दोनों रेज एक ही ओरिजिनल रे से ओरिजिनेट हुई है। कौन सा ओरिजिनल रे है? MO, इंसिडेंट रे है ना MO। तो MO ही जो है O पर जब पहुंचा दो हिस्सों में बट गया, फिर जो OP था वो भी दो हिस्सों में बट गया, PS हो गया, PQ हो गया, फिर जब Q पे पहुंचा तो फिर दो हिस्सों में बट गया, QT हो गया, QR हो गया। सो अल्टीमेटली QR या ON एक ही अपने पेरेंट का, जिसे कहते हैं ग्रैंडफादर कौन है, तो कहें MO है। MO की वजह से हुई है ना। MO से दो बने, ON बना, OP बना, फिर OP से दो बने, PQ एंड PS, रेस की बात हो रही है, और PQ रेस से दो बने, QR एंड QT। तो अल्टीमेटली QR किसका है? MO का है। उसका ओरिजिन किससे है? MO से है। ऐसे ही ON किसका से ओरिजिनेट हुआ? वो MO से है। ठीक है, और चूंकि इसका डिवीजन होता जा रहा है, इसलिए हमने रेज की थिकनेस को कम ज्यादा करके यहाँ दिखाया कि आपको समझ में आए कि ये डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड का एग्जांपल है। क्योंकि यहाँ पे देखिए इंटेंसिटी हर एक रिफ्लेक्शन के बाद जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ना, डिवीजन हो जाता है। और डिवीजन ऑफ इंटेंसिटी इज डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। सो एक तो कंडीशन ये पूरी हो गई कि दोनों एक ही सोर्स के ओरिजिनेट हुए, इसका मतलब दे आर कोहेरेंट। अब दूसरी कंडीशन क्या फुलफिल होनी चाहिए? क्या इनके बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस या पार्ट डिफरेंस है? तो देखिए जितनी देर में ON रे O से V तक पहुंचती है, O से V तक पहुंचती है, ON रे की बात हो रही है, O से V तक पहुंचती है, उतनी ही देर में जो रिफ्लेक्टेड रे है O से P पर आती है, P से Q पर आ जाती है। ठीक है, ये यहां तक पहुंच जाती है, O से P, P से Q। तो अब आपको पाथ डिफरेंस निकालना हो तो क्या करते हैं? आप दोनों का ऑप्टिकल पाथ पहले पता करते हैं। तो OV का ऑप्टिकल पाथ ग्लास के अंदर क्या होगा, और OP प्लस PQ का एयर के अंदर पाथ क्या होगा, ये दोनों आपको निकालना चाहिए। ये आपने दोनों मान लिया, निकाल लिया। आपको याद होगा इसके पहले जब थिन फिल्म को डिस्कस किया था तो वहां भी हमने डिस्कस किया था कि पाथ डिफरेंस कैसे निकाला जाता है। तो हम क्या कहते हैं कि दो अलग अलग मीडियम में जो ऑप्टिकल पाथ होता है, पाथ नहीं ऑप्टिकल पाथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू पाथ, दैट इज ऑप्टिकल पाथ। तो जो ऑप्टिकल पाथ होता है उन दोनों को सेपरेट कर देते हैं और हमें पाथ डिफरेंस पता चल जाता है। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम पाथ डिफरेंस निकालें तो ये जो बॉटम में लिखा हुआ है पाथ डिफरेंस कितना आएगा? 2ND cos r प्लस थीटा। ठीक, अब जरा सा इसको थोड़ा डिस्कस कर ले पहले, क्या कौन सी चीज क्या है। और जो पहले हम लोगों ने थिन फिल्म के लिए ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस निकाला था उसमें, और यहाँ थिन फिल्म निकाल रहे हैं ऑफ नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस वेज शेप्ड फिल्म के लिए, इन दोनों में क्या अंतर आ गया, क्या समानता है और क्या अंतर है। तो देखिए n क्या है? n यहाँ पर जो आपने मीडियम लिया उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, एयर लिया है तो n क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आप 2D भी लिख सकते थे, आप अगर यहाँ 2D भी लिख दें तो गलत नहीं होगा, n को आप 1 मान लें। पर हमने एक जनरल एक्सप्रेशन डिराइव करने की कोशिश की है कि आपका इच्छा अगर ये है कि नहीं हम दोनों ग्लास प्लेट के बीच में वाटर रखेंगे या टर्पेंटाइन ऑयल रखेंगे तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बदल जाएगा, तो फिर वो n की वैल्यू इसके रखेंगे। ठीक है, n जो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, d इज द थिकनेस। थिकनेस कहाँ से कहाँ तक? देखिए Q से O तक, ये थिकनेस को हम d कह रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है d। ठीक, और r क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। थीटा क्या है? दोनों सरफेसेस के बीच का एंगल थीटा, तो cos r प्लस थीटा। इसके पहले जब हम लोगों ने डिस्कस किया है थिन फिल्म ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, उसमें फॉर्मूला क्या हो जाता है? 2ND cos r। शायद वहां पे हमने r की जगह पे थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस माना है और थीटा प्राइम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन माना है।
सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थीटा प्राइम माना तो लिखा है cos थीटा प्राइम, यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r माना है। आप समझ रहे हैं? तो बात एक ही है, कंफ्यूज ना होइएगा, बात एक ही है, चाहे आप r कहिए चाहे थीटा प्राइम कहिए, ठीक है। सो वहां है, वहां के हिसाब से होना चाहिए 2nd cos r, और यहां पर क्या है 2nd cos r प्लस थीटा, ठीक है। थोड़ा सा अंतर है फार्मूले में, ठीक है, और इस अंतर का क्या कोई असर पड़ता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन दूसरी चीज जो हम डिस्कस करना चाहते हैं वो क्या है, इफेक्टिव पाथ डिफरेंस। और आप देख रहे होंगे पाथ डिफरेंस और इफेक्टिव पाथ डिफरेंस में किस का अंतर है। इफेक्टिव पाथ डिफरेंस में दो टर्म है, पहला टर्म तो वही है जो ऊपर लिखा है, दूसरा टर्म क्या है λ/2। ये कहां से आ गया, कल हमने डिस्कस किया था कि जब कभी भी रे किसी ऐसे सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जो कि रेयरर से डेंसर की ओर आता हो, यानी रेयरर से लाइट चले और डेंसर की ओर जाए और रिफ्लेक्ट हो जाए, उस वक्त जो है एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस λ/2 का इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो जरा देखें क्या ऐसा हो इसमें, इस केस में हो रहा है, क्योंकि आपको यह भी याद होगा कि हमने बताया था कि अगर डेंसर से रेयरर में आए तो ऐसी घटना नहीं होती, रेयरर से डेंसर में आने पे ही घटना होती है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें, देखिए हमारे पास दो रेज हैं, एक है ON और एक है QR। इसमें से कौन ऐसा है जो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस करा रहा है? क्या ON करा रहा है? तो जवाब है नहीं, ON नहीं करा रहा। क्यों नहीं ON नहीं करा रहा, कैसे आप कह पा रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि MO जो है ग्लास से होते हुए आ रहा है, ऊपर ग्लास है ना, ग्लास से होते हुए आ रहा है और एयर में जा रहा है, यानी डेंसर से रेयर की तरफ जा रहा, तब रिफ्लेक्ट हो गया और ये ON रे बनी। तो डेंसर से रेयर में आने में कोई एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस नहीं होता, सो ON के साथ कोई एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ। चलिए तो ON को छोड़ देते हैं, अब QR की बात करते हैं। QR को देखिए ये कैसे ओरिजिनेट हुआ, एक रे थी PQ, PQ जब Q पर पहुंची तो एक पोर्शन QT हो गया और एक पोर्शन QR हो गया, ठीक। ये जो PQ थी किस में ट्रेवल कर रही थी, ये एयर में ट्रेवल कर रही थी, और किस में जाना चाह रही है, ग्लास में जाना चाह रही है। रेयर टू डेंसर यहां होगा, इस जगह पे होगा। तो ये जो QR है ये एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस λ/2 का या फेज डिफरेंस पाई का इंट्रोड्यूस करेगा। तो जब आप पाथ डिफरेंस QR माइनस OV करेंगे, ऑब्वियसली ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस हमें n से मल्टीप्लाई भी करना चाहिए दोनों के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस λ/2 का भी आ जाएगा। तो इफेक्टिव पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2nd cos r प्लस थीटा माइनस λ/2। यहाँ पे फिर वही डिबेट है कि माइनस लगाएं कि प्लस। आपको याद होगा कल हमने जवाब दिया था, आप माइनस भी लगा सकते हैं, आप प्लस भी लगा सकते हैं, पर मैथमेटिकल ईज के लिए, क्योंकि हम क्या करते हैं कि इस टर्म को राइट साइड में, इक्वल के राइट साइड में भेजते हैं, तो उधर ये प्लस हो जाता है, इस वजह से मैथमेटिकल ईज के लिए हम यहाँ पे माइनस ले रहे हैं। तो दिमाग में रखिएगा कि अगर प्लस λ/2 लिखेंगे तो भी सही है, और माइनस λ/2 लिखेंगे तो भी सही है, ये दोनों ही हाथ में। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी एक पॉइंट से, किसी वेव के किसी एक पॉइंट से λ/2 आगे चले जाएं या पीछे चले जाएं, दोनों ही पोजीशन पे, आगे वाले पोजीशन पे, पीछे पोजीशन पे सेम फेज रहता है। तो इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता कि आपने यहाँ पर प्लस लिखा या माइनस लिखा, ठीक। तो ये फिगर तो देखने में बड़ी कॉम्प्लेक्स लग रही है, क्या इसी फिगर को हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा? तो आप थोड़ा सा इत्मीनान कर सकते हैं कि नहीं, हमें इस फिगर को इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, हमें सिर्फ समझाने और जनरल एक्सप्रेशन के लिए इसको इस्तेमाल किया है। हम इसका बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन इस्तेमाल करने वाले हैं। उसमें क्या होगा कि जो लाइट बीम होगी वो नॉर्मली इंसिडेंट होगी, नॉर्मली का मतलब आप समझते ही, वर्टिकली डाउनवर्ड इंसिडेंट होगी। तो जब लाइट बीम नॉर्मली इंसिडेंट होगी, तो जैसा इसमें देखिए फिगर में दिखाया गया, पहले लेफ्ट देखिएगा फिर राइट, बीम जब इंसिडेंट होगी तो वो दो जगहों से रिफ्लेक्ट हो सकती है, एक P से, P क्या है, अपर ग्लास प्लेट का बॉटम, P जो है वो AB पर एक पॉइंट है ना, बॉटम पर एक पॉइंट है, वहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और एक कहां से रिफ्लेक्ट होगी, P प्राइम से रिफ्लेक्ट होगी, दो जगहों से रिफ्लेक्ट होगी। P से P प्राइम के बीच की दूरी कितनी है, सपोज कर लीजिए D है, थिकनेस उस जगह पर एयर फिल्म की थिकनेस D है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि एयर फिल्म के अपर पोर्शन से रिफ्लेक्ट होगी और एयर फिल्म के लोअर सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी। अपर सरफेस पे पॉइंट है P और लोअर सरफेस पे पॉइंट है P प्राइम।
और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है P to P प्राइम दैट इज इक्वल टू T। ठीक, तो इन दोनों जगह से जब रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही होंगी बीम्स, देखिए रिफ्लेक्टेड बीम्स दिखाई गई है, दो एरोज दिखाए गए हैं साथ साथ, पर दो एरोज दिखाए गए, इनके बीच में, दो एरोज के बीच में एक अंतर है, और वो अंतर कितना हो गया 2D का अंतर हो गया। इसको आप इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आप दो मित्र हैं और एक साथ रेस कर रहे हैं, ठीक है, और आपको एक को 100 जहां से रेस स्टार्ट कर रहे हैं और जिस पॉइंट तक जाकर आपको वापस आना है, मान लीजिए कि वो 100 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, सो आप जो है 100 मीटर के पॉइंट को टच करके वापस आते हैं, और आपके मित्र को ये सहूलियत दी गई कि उन्हें आप 90 मीटर के पॉइंट को टच करके वापस आ जाइए, ठीक है। तो जब आप एक ही स्पीड से दौड़ रहे हैं तो इधर से जाते समय तो आप साथ साथ ही रहेंगे, लेकिन अगर आप 100 वाला पॉइंट मार्क टच करके वापस आए और आपका मित्र 90 वाले मार्क को टच करके वापस आए, तो वापसी में आप दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस का डिफरेंस हो जाएगा, आप इसको चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। डबल हो जाएगा, जो अभी डिफरेंस था 90 और यस 20 मीटर, साइंस ने लिखा 20 मीटर। अभी तो देखिए 90 और 100 के बीच में 10 मीटर का था, और वापसी में कितना डिफरेंस हो जाएगा 20 मीटर। आई होप बात मेरी मैं जो आपको कम्युनिकेट करना चाहता वो आपको पता लग गया होगा कि हमेशा पार्ट डिफरेंस क्या होता है, एयर फिल्म की थिकनेस का डबल हो जाता है ना, इसलिए 2D। इसलिए जितना आप देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर डी के लिए एरो के बीच में सेपरेशन दिखाया है, यहाँ एरो का सेपरेशन इसका डबल दिखाया है, ठीक है। फिगर बनाते समय इसे बहुत टेक्निकल, फिगर सुंदर होनी चाहिए जरूरी नहीं है ना, फिगर साइंटिफिकली करेक्ट होनी चाहिए। तो मैं तो खैर दोनों की कोशिश करता हूँ कि फिगर देखने में भी अच्छी हो और साइंटिफिकली करेक्ट हो, ये हमारा सबसे प्राइम गोल होना चाहिए। ओके, तो नॉर्मल इंसिडेंस में फिर आपके पास एक सवाल होना चाहिए, हो सकता है आपके दिमाग में आया भी हो, आपने नहीं लिखा हो, कि अपर सरफेस तो लोअर सरफेस से इंक्लाइंड है, सो ये जो इंसिडेंट बीम है ये कैसे नॉर्मल अपर सरफेस से बनाएगी, लोअर सरफेस से तो 90 डिग्री बना लेगी, यानी कि सीडी देखिए लोअर सरफेस, उससे तो इंसिडेंट बीम 90 डिग्री बना सकती है, पर क्या AB से भी 90 डिग्री बनाएगी? तो जवाब है नहीं, 90 डिग्री नहीं बनाएगी, नॉर्मली तो नहीं होगी। लेकिन आप जानते हैं कि जो एयर फिल्म की थिकनेस है वो बहुत कम है, आपने एक पेपर ही तो इंसर्ट किया था, बहुत कम है। सो हम AB को CD के पैरेलल मान सकते हैं, है नहीं, लगभग मान सकते हैं, क्योंकि एयर फिल्म की थिकनेस बहुत कम है। कितना कम है कोई पूछ ले किस ऑर्डर की है, तो क्या आप कहते हैं, जवाब देते हैं जो लाइट सोर्स इस्तेमाल की जा रही है उसके वेवलेंथ के ऑर्डर की, यानी कुछ माइक्रोन के ऑर्डर की है। तो अगर कुछ माइक्रोन एक तरफ थोड़ा सा ग्लास प्लेट उठ भी जाए तो भी लाइट जो इस पे इंसिडेंट होगी ऑलमोस्ट 90 डिग्री ही होगी। तो ये आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि नॉट एग्जैक्टली बट ऑलमोस्ट नॉर्मल। ओके, सो अब ये जो अब हमारे पास एक नया केस आ गया, नया केस क्या आ गया कि अब हम किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी नहीं, मतलब अभी तो आई की वैल्यू कुछ भी लेकर हमने लास्ट फिगर को डिस्कस किया था, आपको याद होगा थोड़ी देर पहले इस फिगर में, तो हमने आई की वैल्यू कुछ भी लेकर आप ये एक्सप्रेशन आपने डिराइव कर लिया था, आई के अकॉर्डिंग आर हो जाएगा, थीटा तो कांस्टेंट ही रहेगा। लेकिन अब हमारे लिए आई की वैल्यू क्या है, 0। आई अगर हमारे लिए 0 है तो आर क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा, ठीक। तो आई भी 0, आर भी 0, तो और एयर के लिए एन भी 0 हो जाएगा। तो वो जो फार्मूला था हमारा, है ना, उस फार्मूले में एक परिवर्तन होगा, जो पहले मैंने आपको दिखाया था, ये फार्मूला इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस का 2nd cos r plus theta minus lambda by 2। आई 0 है तो आर भी 0 है, थीटा बहुत स्मॉल है, नेग्लिजिबल है, उसको भी 0 मान सकते हैं, तो आर 0, थीटा भी 0, तो cos 0 is 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2nd और 2nd माइनस लैम्डा बाई 2। तो अब इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस फॉर द नॉर्मल इंसिडेंस क्या हो जाएगा 2nd माइनस लैम्डा बाई 2। मैं इसको जरा सा एक बार टेक्स्ट को पढ़ भी देता हूँ ताकि और बातें बार क्लियर हो जाए। When light is incident नॉर्मली के लिए मामला है, आप देख रहे हो इंसिडेंट बीम को बिल्कुल ब्लू कलर से दिखाया गया, नॉर्मल इंसिडेंट हो रहा है। द टोटल पार्ट डिफरेंस बिटवीन द लाइट रिफ्लेक्टेड एट अपर सरफेस एंड रिफ्लेक्टेड एट लोअर सरफेस, दो जगह से रिफ्लेक्शन हो रहा है, जैसा कि अभी पीछे की फिगर में भी दिखाया गया था, है ना। इसको यहाँ भी दिखाया गया है कि देखिए एक ये एरो है जो ऊपर है, एक थोड़ा एक नीचे है,
यानी इनके बीच में पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया। हर एक रे के लिए देखिए जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के करीब है वहां पर पाथ डिफरेंस कम है, स्वाभाविक बात है कि यहाँ पे एयर फिल्म की थिकनेस कम है, जब डी कम तो 2D कम है ना। तो जो पाथ डिफरेंस बिटवीन द लाइट रिफ्लेक्टेड एट अपर सरफेस और रिफ्लेक्टेड एट लोअर सरफेस कितना हो जाएगा 2nd माइनस लैम्डा बाई 2। अभी भी हमने n को 1 नहीं किया है, हम आगे चलकर करेंगे। अगर ये 2nd माइनस लैम्डा बाई 2 हुआ, ये 2nd माइनस लैम्डा बाई 2 आप जानते हैं अगर डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन लिखनी है क्या लिखते हैं m प्लस हाफ लैम्डा, ठीक। और लैम्डा बाई 2 को इधर ले जाए, पहले कल भी इन्होंने डिस्कस किया, इधर ले जाए तो क्या हो जाएगा m प्लस 1 लैम्डा, और m प्लस 1 भी इंटीजर है, m भी इंटीजर है, तो क्या लिखते हैं 2nd इक्वल टू m लैम्डा, ठीक है। कल हम लोगों ने यूनिफॉर्म थिकनेस की फिल्म के लिए बिल्कुल ऐसे ही डिस्कस किया था, इसलिए मैं बहुत ज्यादा टेक्स्ट आपको नहीं दिखा रहा हूँ, आप नीचे जाके देख सकते हैं कैसे किया गया था। तो यानी कि 2nd इक्वल टू m लैम्डा किसकी कंडीशन हो गई, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन हो गई, और वहां पर हमें क्या मिलेगा, डार्क फ्रिंज मिलेगा। और 2nd m प्लस हाफ लैम्डा किसकी कंडीशन हो गई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन हो गई, और वहां पे हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। यहाँ पर फिर से नोटिस करिए कि जो ओरिजिनल इंटरफेरेंस की कंडीशन होती है ये वहां से उसके तुलना में यहाँ पर मामला उलट गया है, आपस में इंटरचेंज हो गए हैं। वहां कंस्ट्रक्टिव की जो कंडीशन होती थी वो यहाँ डिस्ट्रक्टिव की हो गई है, जो वहां डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन होती थी वो यहाँ कंस्ट्रक्टिव की हो गई है ना। क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का इंट्रोड्यूस हुआ। तो वेल शेप्ड फिल्म, बल्कि थिन फिल्म का जब तक डिस्कशन चल रहा है ध्यान रखिएगा, यूनिफॉर्म थिकनेस हो नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस हो, जो इंटरफेरेंस की कंडीशन ओरिजिनल कंडीशन आपको जो इंटरफेरेंस की कंडीशन पढ़ता थे समय बताया गया है उससे आप इंटरचेंज कर लीजिए। कंस्ट्रक्टिव को जो कंडीशन वहां लिखी थी वो यहाँ डिस्ट्रक्टिव मानिएगा, जो यहाँ डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन लिखी गई थी वो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव मानिएगा, ठीक है। सो थोड़ा सा अब इसको एलोबरेट करने का वक्त आ गया है कि इंसिडेंट बीम और रिफ्लेक्टेड बीम को के बीच में, ठीक है, कैसे हम इसको अभी बात की कि हमें डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिलती हैं, उनका शेप क्या होता है और उसको फ्रिंज को देखने का क्या तरीका है, उन फ्रिंजेस को क्या कहते हैं, उनकी क्या खूबी, उसके बारे में बात करते हैं। तो कल भी मैंने ये फिगर आपको दिखाई थी और आज भी इसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि मान लीजिए कि एक लाइट सोर्स है जो कि जिसकी लाइट रे डाइवर्जिंग नेचर की है, और आपने एक कन्वर्जिंग लेंस लगाकर लाइट रे को पैरेलल कर दिया, और इस लाइट रे को आपने एक बीम स्प्लिटर जो कि एक ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट है 45 डिग्री के एंगल पे झुका हुआ, उसके ऊपर इंसिडेंट किया। क्योंकि ट्रांसपेरेंट है तो मोस्टली जो रेज होंगे वो आप लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे वो ट्रांसमिट हो जाएंगे, लेकिन कुछ हिस्सा लाइट का नॉर्मली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ग्रीन कलर से कैरो से दिखा के नॉर्मली डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगा। ये जो रिफ्लेक्टेड होगा ये क्या होगा, ये एयर फिल्म के ऊपर नॉर्मली इंसिडेंट करेगा, और हमने डिस्कशन भी शुरू किया है। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, नॉर्मल इंसिडेंस के बारे में बात करेंगे। तो नॉर्मल इंसिडेंस का हमने ये अरेंजमेंट किया, यानी लाइट को ऊपर नहीं लाके रख दिया है, लाइट तो है साइड में ही, लेकिन अब जो इंसिडेंस कराया है लाइट का वो नॉर्मली कराने के लिए हमने एक बीम स्प्लिटर जो कि 45 डिग्री के एंगल पे झुका हुआ है उसकी मदद ली। अब ये लाइट रे एयर फिल्म के अपर सरफेस से और एयर फिल्म के लोअर सरफेस से रिफ्लेक्ट होगा, और उनके बीच में एक पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा, क्योंकि ये दोनों रेज, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जो अपर सरफेस और लोअर सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर आ रही हैं एक ही ओरिजिनल इंसिडेंट बीम से बनी हैं, और इनके बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस है और सोर्स मोनोक्रोमेटिक है, इसलिए ये इंटरफेरेंस की कंडीशंस को फुलफिल करती हैं। और अगर हम किसी एक ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप की मदद से इन बीम को कलेक्ट कर लें, आप जानते हैं क्या करता है ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप, उसको अपने फोकस पर ले आता है। तो अगर हम उसको कलेक्ट कर लें तो हमें यहाँ पर इंटरफेरेंस फ्रिंजेस नजर आएंगी, किस शेप की, रेक्टेंगुलर शेप की, डार्क एंड ब्राइट बैंड्स के रूप में। और आप देख रहे होंगे बेस के नीचे हमने वो फ्रिंजेस का एक बना भी दिया है, देखिए डार्क है, फिर ब्राइट है, फिर डार्क ब्राइट, इस तरीके से ना, व्हाइट वाले को ब्राइट समझिए और ब्लैक वाले को डार्क समझिए। इस तरीके से आपको एयर फिल्म के एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक, जो सबसे जिसे कहते हैं जिधर की ओपनिंग है, ओपनिंग से लेकर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक आपको समान मोटाई के डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस नजर आएंगे। इन अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट
जो बैंड्स मिल रहे हैं इनको हम कहते हैं फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस। इसका एक और भी नाम है, हेडिंगर फ्रिंजेस भी कहते हैं। पहले जो सिलेबस था उसमें हेडिंगर फ्रिंज करके अलग से लिखा रहता था। हो सकता है कि आप अनसॉल्व पेपर देखें, कहीं पर हेडिंगर फ्रिंज करके कुछ लिखा हो तो आप कंफ्यूज हो जाए ये क्या है। तो ध्यान रखिएगा, जो थिन फिल्म में ये जो बैंड्स बनते हैं ना फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस के, इनको हम हेडिंगर फ्रिंजेस कहते हैं, ठीक है। और दे आर लोकलाइज्ड। ये बात भी ध्यान रखिएगा, एक साल पूछा कि व्हाट इज लोकलाइज्ड फ्रिंजेस, व्हाट इज अनलोकलाइज्ड फ्रिंजेस। बाई प्रिज में जो फ्रिंजेस बनती है वो अनलोकलाइज्ड फ्रिंज थी। यंग डबल स्लिट में अनलोकलाइज्ड फ्रिंज थी। मतलब कि उसमें जिस टेलीस्कोप की मदद से आप देखने की कोशिश करते हैं, उस टेलीस्कोप को अगर आप आगे कर दें, यानी कि सोर्स और स्क्रीन के बीच की दूरी आपने डी मानी थी ना, तो अगर आप डी की वैल्यू को कम भी कर दें या डी की वैल्यू को ज्यादा भी कर दें, बढ़ा भी दें, तब भी आपको फ्रिंज नजर आएंगी। हाँ, ये बात है कि डी की वैल्यू को कम करेंगे तो फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी, और डी की वैल्यू को आप ज्यादा करेंगे तो फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी, वो अलग बात है। तो फ्रिंजेस आप कहीं भी रखेंगे तो आपको दिखेगी, इसलिए वहां पर टेलीस्कोप इस्तेमाल होता है। नोटिस करिए बात, वहां पे हम कहते हैं कि स्मॉल अपर्चर का टेलीस्कोप इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो पैरेलल रेज है और वो अनलोकलाइज्ड है। यानी कहीं भी आप टेलीस्कोप को रख देंगे आपको फ्रिंज नजर आएंगी। ये नहीं कि यहीं पर फोकस करेंगे तभी दिखेगी, एक पर्टिकुलर प्लेन में फोकस करेंगे तभी दिखेगी, ऐसा नहीं है ना। किसी भी प्लेन में रख दीजिए टेलीस्कोप को, आपको फ्रिंजेस मोटी या पतली वाली बात अलग है पर दिखेंगे। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज अनलोकलाइज। यानी किसी ऐसा नहीं किसी एक ही प्लेन पे लोकलाइज है, यही लोकल यहीं पे मिलेंगी, है ना। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि पढ़ाते समय एग्जाम्पल देते थे कि मलिहाबादी आम अगर आपको चाहिए तो आपको मलिहाबाद जाना पड़ेगा, लखनऊ में जगह है वो। तो क्या मतलब हो गया, यानी कि वो आम लोकल प्रोडक्शन है मलिहाबाद का। और वैसे क्यों अगर आप आम कहें कि नहीं हमें आम चाहिए, तो आम सिर्फ हर जगह मिलता है, हर जगह उगता है, ठीक है। भारत में तो यही स्थिति है, तो वो क्या हो जाएगा, वो अनलोकलाइज हो जाएगा। तो ये फ्रिंजेस के लिए आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि कहीं भी टेलीस्कोप को रखेंगे आपको फ्रिंज दिख जाए, वो अनलोकलाइज फ्रिंज है। एग्जाम्पल यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, आपका बाइप्रिज्म या लॉयड्स मिरर इन एक्सपेरिमेंट में अनलोकलाइज फ्रिंज मिलता है। आगे भी हम एक दो और आपको बताएंगे, तो वहां भी आपको बताएंगे कि वहां भी अनलोकलाइज फ्रिंज मिलता है। लेकिन यहाँ बात करें लोकलाइज फ्रिंज की, तो लोकलाइज फ्रिंज के लिए मतलब क्या हो गया कि माइक्रोस्कोप चाहिए पहली बात तो देखने के लिए, टेलीस्कोप से नहीं होगा। और आपको फोकस कहाँ पे करना पड़ेगा, एयर फिल्म में फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जो फिल्म बन रही कहाँ बन रही, वो एयर फिल्म में बन रही, लोकलाइज फिल्म कह रहे हैं। लास्ट पॉइंट जरा डिस्कस कीजिए, द थिकनेस ऑफ एयर फिल्म इंक्रीजेस लीनियरली। अभी मैंने कहा था ना कि ये थिन फिल्म कैसी है, ये नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस की तो है, पर इसकी थिकनेस लीनियरली राइज कर रही है। तो इस बात का फायदा उठा के हम ये बात को समझे कि द थिकनेस ऑफ एयर फिल्म इंक्रीजेस लीनियरली ड्यू टू विच द विड्थ ऑफ द बैंड्स रिमेन कांस्टेंट। इसलिए इसकी जो मोटाई रहती है वो कांस्टेंट रहती है। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी हम थोड़ी देर बाद आपको डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीक में, न्यूटन्स रिंग। वहां पर भी थिकनेस नॉन यूनिफॉर्म है, पर लीनियरली इंक्रीज नहीं करती है। इस वजह से वहां पे जो बैंड की थिकनेस है, विड्थ है, वो कांस्टेंट नहीं रहती। तो क्या एक से दूसरे में क्या अंतर है वो समझना जरूरी है। जल्दी से वाइंड अप कर दें क्योंकि टाइम बहुत कम है। ये जो बैंड्स मिलेंगी इनकी अपनी वो होगी फ्रिंज विड्थ होगी। फ्रिंज की विड्थ होगी, कैसे निकालेंगे, मान लीजिए कि दो जगहों पर आपके डार्क बैंड्स बन रहे हैं, ये जितने आपको रेज दिखाए गए हर जगह पे डार्क बैंड्स बन रहे हैं। एक mth डार्क बैंड बन रहा है पी पर, और एक m+1 यानी इसके नेक्स्ट बाद वाला mth मान लीजिए 7वां बैंड बन रहा है पी पर, और 8वां बैंड बन रहा है मान लीजिए क्यू पर। तो एक को कह रहे हैं जो डिस्टेंस c से p की दूरी इसको xm कह रहे हैं, c से जो q की दूरी इसको क्या कह रहे हैं, xm+1, ठीक। एंगल थीटा है। तो और यहाँ पर p पर जो एयर फिल्म की मोटाई है वो कितनी है, d, और q पर एयर फिल्म की मोटाई, एयर फिल्म की मोटाई की बात कर रहे हैं, एयर फिल्म की मोटाई यानी क्यों एयर ग्लास के अंदर नहीं, वो कितना है, डी प्राइम। तो डी कितना हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री लगा लीजिए, थीटा तो बहुत ही स्मॉल है, tan थीटा इक्वल टू फार्मूला लगाइए, और tan थीटा इक्वल टू थीटा हो जाएगा क्योंकि थीटा इज वेरी स्मॉल। तो क्या हो जाएगा, d इक्वल टू xm थीटा, थीटा इक्वल टू d अपॉन xm होगा, tan थीटा इक्वल टू d अपॉन xm, और tan थीटा इक्वल टू थीटा, तो थीटा इक्वल टू d अपॉन xm, सो d इज xm थीटा। आई होप ट्रिग्नोमेट्री के स्टूडेंट है समझ जाएंगे। अगर इसको सब्स्टिट्यूट कर दे फॉर्मूला में
डार्क बैंड के लिए कंडीशन क्या थी, 2nd इक्वल टू m लैम्डा। तो यहाँ रख दिया मैं d की जगह पे रख दिया xm थीटा, तो क्या हो गया 2n xm थीटा इक्वल टू m लैम्डा। इसी तरीके से q के लिए जहां पर थिकनेस d प्राइम है, d प्राइम क्या हो जाएगा xm प्लस 1 थीटा। ठीक, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे डार्क के लिए तो क्या हो जाएगा 2n xm प्लस 1 थीटा इक्वल टू m प्लस 1 लैम्डा। ठीक, अब दूसरे वाले में से क्वेश्चन में से पहले वाली क्वेश्चन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करके देखिए तो आ जाएगा 2n थीटा कॉमन ले लीजिए, xm प्लस 1 माइनस xm इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक, तो 2n थीटा को आप इक्वल साइन के राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा xm प्लस 1 माइनस xm इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2n थीटा। और ये जो डिफरेंस है xm प्लस 1 माइनस xm, इसी को क्या कहेंगे, फ्रिंज विड्थ, दैट इज y। एंड y क्या हो जाएगा, y इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2n थीटा। ये फॉर्मूला इसलिए ध्यान रखिएगा क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल बेस करते हैं। ठीक, सो दिस वाज अबाउट फ्रिंज विड्थ। और अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें क्यों, कहाँ पर जो है हमें डार्क मिलेगा, कहाँ पे ब्राइट मिलेगा। यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है m इक्वल टू 0 और m लैम्डा जानते हैं डिस्ट्रक्टिव कंडीशन होती है, वहां पे हमें डार्क मिला। जहां पर पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 हुआ है ना, देखिए पार्ट डिफरेंस सॉरी लैम्डा बाई एयर फिल्म की थिकनेस लैम्डा बाई 4, दुगना कर दीजिए, पार्ट डिफरेंस कितना हो गया लैम्डा बाई 2, हमेशा दुगना करते हैं ना पार्ट डिफरेंस के लिए, तो वहां पे हमें ब्राइट मिला। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे एयर फिल्म की थिकनेस है लैम्डा बाई 2, तो पार्ट डिफरेंस कितना हो गया, दुगना कर दीजिए लैम्डा, फिर हमें डार्क मिला। इसी तरीके से डार्क ब्राइट आपको अलग अलग कंडीशन पे। ये जो लैम्डा की वैल्यू लिखी हुई है जानते क्या, ये पार्ट डिफरेंस है, एयर फिल्म की थिकनेस नहीं है। तो एयर फिल्म की थिकनेस कितनी होगी, जो ये वैल्यू लिखी है ना उसका आधा कर दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि एयर फिल्म की थिकनेस का दुगना होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको फिगर में दिखाया था, यहाँ दिखाया था कि अगर एयर फिल्म की थिकनेस डी है तो पार्ट डिफरेंस कितना होगा 2d, और यही बात यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर ये पार्ट डिफरेंस लिखा हुआ है। तो पार्ट डिफरेंस जब भी हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो रहा है राइट, और जब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो रहा है तो डार्क। ऐसा ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है बैंड्स का, ऐसा ही हमको दिखेगा। एक्चुअली में हमें कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, अल्टरनेट डार्क ब्राइट फ्रिंजेस प्रोड्यूस्ड इन wedge shaped thin air film trapped between two glass plates। ठीक है, so this was all about wedge shaped interference produced by wedge shaped film of a non-uniform thickness. Thickness is linearly increasing.